दोस्तों बीते 12 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे 3 हथियारबंद लोगों ने एक के बाद एक 3 राउंड फायर करके एनसीपी के सीनियर मेंबर और महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर रहे जियाउद्दीन सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना मुंबई के निर्मल नगर में तब हुई जब जियाउद्दीन सिद्दीकी, जो लोगों के बीच बाबा सिद्दीकी के नाम से मशहूर थे, अपने बेटे जीशान के ऑफिस को विजिट कर रहे थे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर में अब तक पुलिस 2 शूटर समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और एक बार फिर से अपनी नोटोरियस एक्टिविटीज के लिए बदनाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यहाँ सामने आ रहा है। वैसे तो अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस इस असैसिनेशन के पीछे छुपे ट्रू मोटिव्स को समझने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस मर्डर से जुड़े अलग अलग नैरेटिव्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट होने लग गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स बाबा सिद्दीकी पर हुए हमले की वजह बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ उनके क्लोज एसोसिएशन को बता रही है, जो लंबे समय से बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट के टॉप टारगेट हैं। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स इस असैसिनेशन का कारण मुंबई के उस स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मान रही है जिसका विरोध बीते कुछ महीनों से बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान कर रहे थे। लेकिन साथ ही दोस्तों अब स्टोरी में एक नया एंगल और ऐड हो गया है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। दरअसल पिछले महीने यूपी पुलिस ने मथुरा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर योगेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया था, जिसने रिसेंटली मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ये दावा किया कि बाबा सिद्दीकी पर हुए हमले की असली वजह ना सलमान खान के साथ उनका एसोसिएशन था और ना ही मुंबई का स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बल्कि ये असैसिनेशन इसलिए करवाया गया क्योंकि 80s में बाबा सिद्दीकी के कनेक्शन डी कंपनी के डॉन और इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ करते थे। एक्चुअली ऐसा कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में सक्रिय है, वो अब खुद को पैन इंडिया ले जाना चाहती है और इसकी शुरुआत उसने महाराष्ट्र से की है और इसीलिए ये बीते कुछ समय से मुंबई के हाई प्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बना रही है। बहरहाल अब योगेश के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो खुद एक क्रिमिनल है और ऐसे में इन क्लेम्स की ऑथेंटिसिटी को जज नहीं किया जा सकता। और साथ ही अब तक पब्लिक डोमेन में भी ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है जो बाबा सिद्दीकी और दाऊद इब्राहिम के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करता हो। और यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी की फैमिली एंड फ्रेंड्स और उनके सपोर्टर्स योगेश के इन दावों को झूठा और बेबुनियाद बता रहे हैं। और दोस्तों अब सच चाहे जो भी हो, लेकिन योगेश के इस बयान ने एक बार फिर से सालों से दबे उस मुद्दे को गर्म कर दिया है जो इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल मास्टरमाइंड के साथ जुड़ा हुआ है। वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड जो किसी समय लॉरेंस गैंग से भी बड़े गैंग का मुखिया हुआ करता था, वो ड्रग माफिया जिसका सिंडिकेट इंडिया में एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क रन किया करता था, वो क्राइम लॉर्ड जो किसी के लिए हाजी, किसी के लिए भाई तो किसी के लिए डॉन था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के इन फेमस डॉन दाऊद इब्राहिम की, जिसे पकड़ने की कोशिश इंडिया कई सालों से कर रहा है। लेकिन डोंगरी की गलियों में पैदा हुआ ये शख्स कभी दुबई तो कभी कराची में बने हाइडआउट्स के जरिए अब तक खुद को इंडियन जुडिशियल सिस्टम के इंसाफ से बचा पाने में कामयाब रहा है। दरअसल दोस्तों दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आज इस क्राइम लॉर्ड के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी सुने जा सकते हैं। आज ये क्रिमिनल इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सटॉर्शन, मर्डर, टारगेट किलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के सिंडिकेट को रन करने के अलावा टेररिस्ट ग्रुप्स को आर्म्स एंड एमिनेशन प्रोवाइड करने और उन्हें सपोर्ट देने का भी काम करता है। और यही वजह है कि इंडिया की ही तरह यूएस ने भी दाऊद को ऑफिशियली एक टेररिस्ट सपोर्टर डेजिग्नेट किया हुआ है और यूएस की खुफिया एजेंसीज भी कई सालों से इस ड्रग माफिया की तलाश में जुटी है। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल है कि आखिर दाऊद है कहाँ और क्या वो सच में जिंदा भी है। दोस्तों अगर हम पब्लिक डोमेन में मौजूद सबसे पॉपुलर ओपिनियन की माने तो डोंगरी का ये अंडरवर्ल्ड सरगना आज भी जिंदा है और पाकिस्तान के किसी कोने में बैठकर अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखे हुए है। एग्जाम्पल के लिए साल 2023 में कभी दाऊद के करीबी रहे छोटा शकील ने खुद ये क्लेम किया था कि दाऊद जिंदा है और उसकी सेहत भी अब पहले से बेहतर हो गई है। और दोस्तों ऐसी ही रिपोर्ट्स वो वजह है जिसके कारण एनआईए ने अभी भी दाऊद के ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज हम दाऊद की रियल लाइफ को थोड़ा करीब से जानते हैं और देखते हैं कि कैसे डोंगरी की गलियों में रहने वाला एक दाऊद डी कंपनी का डॉन बन गया, कैसे इंडियन जुडिशियल सिस्टम उसे सजा देने में नाकामयाब रहा और साथ ही आखिर कैसे वो अब तक खुद को बचाता रहा है। क्या है कहानी इंडिया की मोस्ट इनफेमस माफिया की, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। चैप्टर 1, हाउ दाऊद बिकेम डॉन। दोस्तों आज भले ही दाऊद का नाम न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर बहुत कम सुनाई देता हो, लेकिन 70s और 80s के दशक में ये नाम आए दिन सुर्खियों में रहा करता था।
दरअसल ये वो दौर था जब दाऊद अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह हुआ करता था और उसके आतंक की दास्तां बंबई की गलियां बयां करती थी। लेकिन दाऊद की सच्चाई हमेशा से ऐसी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि कभी वो भी एक आम इंसान हुआ करता था। दोस्तों, दाऊद का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के खेड़ इलाके में रहने वाले एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था, जहां उसके पिता यानी इब्राहिम कासकर मुंबई के आजाद मैदान में स्थित पुलिस स्टेशन में सीआईडी डिपार्टमेंट के कांस्टेबल हुआ करते थे। यही कारण था कि इब्राहिम साहब दाऊद को भी पढ़ा लिखा कर एक पुलिस अफसर बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने दाऊद का एडमिशन डोंगरी के अहमद सेलर हाई स्कूल में करवाया था। लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके बेटे का ध्यान पढ़ने लिखने में है ही नहीं, बल्कि उसका दिमाग तो कुछ और ही तरह के कामों में लगता है। दरअसल दाऊद को बचपन में ये पता चल गया था कि उसका जन्म पढ़ लिख कर समाज को रोशन करने के लिए नहीं हुआ है और इसीलिए उसने छोटी उम्र से चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दाऊद के ऊपर सबसे पहला क्रिमिनल केस महज 18 साल की उम्र में तब इम्पोज हुआ था जब उसने अपने दोस्त शेर सिंह और सैयद सुल्तान के साथ मिलकर मुंबई के मेट्रोपॉलिटन बैंक से 4,75,000 रुपए की रॉबरी को अंजाम दिया था। ऊपर से कोइंसिडेंस देखिए, जिस एरिया में ये रॉबरी हुई वो दाऊद के पिता की ही जुरिस्डिक्शन में आता था और उनकी ही टीम को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा सौंपा गया। जब इब्राहिम साहब को पता चला कि इस चोरी के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही बेटा जिम्मेदार है, तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन अपने बेटे की उम्र को देखते हुए उन्होंने उसे मारने की बजाय प्यार से समझाना ठीक समझा। लेकिन दाऊद अपने पिता की बातों से कहाँ समझने वाला था। उसकी सर पर तो मानो रातों रात दुनिया भर की दौलत पाने का फितूर सवार था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। पिता की लाख कोशिशों के बावजूद दाऊद ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को बंद नहीं किया और अब तो उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक लोकल क्राइम सिंडिकेट को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। इसके लिए दाऊद सबसे पहले बाशु दादा के पास गया, जो डोंगरी का ही एक लोकल गैंगस्टर था और इसी इलाके में अपने कुछ गुंडों की मदद से एक छोटी गैंग चलाया करता था। दाऊद ने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम को भी बाशु दादा गैंग ज्वाइन करने के लिए मना लिया और दोनों भाई बाशु के लिए छोटे मोटे काम करने लगे। इसी बीच दोस्तों, उनकी मुलाकात हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे लोगों से हुई, जो 80 के दशक में मुंबई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के सबसे नामी गिरामी चेहरों में से एक थे। आप में से जो लोग हाजी मस्तान को नहीं जानते दोस्तों, वो ये समझ लीजिए कि 80s में हाजी मस्तान मुंबई के गॉडफादर हुआ करते थे और समुद्र के रास्ते मुंबई में एंटर होने वाला स्मगलिंग का हर सामान हाजी के इशारों पर ही मूव किया करता था। बहरहाल हाजी मस्तान से मिलने के बाद दाऊद ने बाशु दादा की गैंग छोड़ने का फैसला लिया और अब वो हाजी मस्तान के साथ काम करने लगा। यहाँ काम करते हुए दाऊद ने यह सीखा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को सिस्टमैटिक मैनर में किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। उसने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें सीखी जैसे कि इंटेल का लोकल नेटवर्क क्रिएट करना, जो पुलिस से आपको हरदम एक कदम आगे रखे, स्लम एरिया से न्यू मेंबर्स को रिक्रूट करना और स्मगलिंग के नए नए रूट्स को तैयार करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दोस्तों, इसके बाद कुछ साल दाऊद ने हाजी मस्तान और करीम लाला के गैंग के साथ ही काम किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, दाऊद और हाजी मस्तान के बीच क्लैश बढ़ने लगे। दरअसल दाऊद एक बेहद स्मार्ट क्रिमिनल था और इसीलिए वो बहुत कम समय में मस्तान गैंग का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन गया था। कहा जाता है कि खुद हाजी मस्तान दाऊद को काफी प्रेज करते थे, क्योंकि उसके सोचने और काम करने का तरीका बाकी लोगों से काफी अलग था। लेकिन दाऊद के साथ एक प्रॉब्लम थी, उसके लिए हर काम सिर्फ पैसे या पावर पाने का एक तरीका था और इसीलिए वो किसी तरह के काम को गलत नहीं समझता था, चाहे उसका इम्पैक्ट दुनिया पर कुछ भी हो। दूसरी तरफ हाजी मस्तान के क्राइम में भी एक तरह का क्लास था। वो गोल्ड और इंपोर्टेड वॉचेस की स्मगलिंग किया करते थे, लेकिन ड्रग्स की नहीं। सिमिलरली उनकी गैंग्स औरतों से हीनियस क्राइम्स जैसे कि फोर्स प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाया करती थी, जो उस समय मुंबई में एक कॉमन एक्टिविटी हुआ करती थी। लेकिन दाऊद तो मानो एक बेलगाम घोड़ा था जो किसी की नहीं सुनता था। बस इन्हीं रीजंस के चलते दाऊद और हाजी मस्तान के ओपिनियंस क्लैश होने लगे और दाऊद ने मस्तान गैंग छोड़कर अपने भाई शब्बीर के साथ खुद की एक गैंग बनाने का फैसला किया। अब क्योंकि मस्तान गैंग के साथ काम करते हुए वो ऑलरेडी सिंडिकेट को ऑपरेट करना सीख गया था, इसीलिए उसे अपनी खुद की गैंग एस्टैब्लिश करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। डोंगरी, धारावी, मलाड, खंजूरमार्ग, घाटकोपर और बंडूप जैसे इलाकों से छोटे मोटे गैंगस्टर्स, हिटमैन्स और हिस्ट्री शीटर्स को इकट्ठा करके दाऊद ऑर्गेनाइज क्राइम की दुनिया में उतर गया और उसने गैंग का नाम रखा डी कंपनी। और दोस्तों, बस फिर क्या था, अपनी खुद की गैंग फॉर्म करते ही दाऊद का क्रिमिनल ग्राफ स्काई रॉकेट कर गया, क्योंकि अब वो जो भी चाहता था वो कर सकता था। देखते ही देखते दाऊद का गैंग इलीगल हवाला रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म स्मगलिंग और गोल्ड स्मगलिंग जैसे हर वो काम करने लगा जहां से पैसा बनाया जा सकता था। ऊपर से अब उसने अपने सो कॉल्ड बिजनेस को स्टेबल बनाने के लिए मुंबई पुलिस के कुछ करप्ट ऑफिसर्स को पेरोल पर भी रखना शुरू कर दिया, जिनका काम फोन पर दाऊद को पुलिस की मूवमेंट और उनकी एक्शंस की जानकारी देना होता था।
और दोस्तों इसके बाद तो मानो दाऊद का रुतबा हाजी मस्तान से भी बड़ा हो गया, जिसके चलते डोंगरी, धारावी और घाटकोपर की छोटी बड़ी गैंग्स डी कंपनी की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हुए इस कंपनी में मर्ज हो गई। इसके ऊपर से छोटा शकील, महिंद्रा डोलास और दिलीप बुआ जैसे बड़े क्रिमिनल्स के डी कंपनी के ज्वाइन करते ही इस गैंग का दबदबा पूरे मुंबई में महसूस किया जाने लगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था दोस्तों कि मुंबई का हर गैंगस्टर दाऊद से डरने लगा था या डी कंपनी को ज्वाइन करता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस गैंग की एक्टिविटीज से इसलिए परेशान थे क्योंकि ये गैंग अपनी टेरिटरी से बाहर निकलकर उनकी टेरिटरी में ऑपरेट करने लग गया था। और दोस्तों यही कारण था कि लेट 70s आते आते डी कंपनी के डिस्प्यूट्स मुंबई के दूसरे लोकल गैंग्स के साथ बढ़ने लगे, जिसके चलते बंबई की सड़कें गैंग वॉर की खूनी खेल का शिकार होने लगी। वैसे तो डी कंपनी के कई दुश्मन थे दोस्तों, लेकिन इन लोकल गैंग्स में सबसे बड़ा नाम था पठान गैंग का। दरअसल उस समय पठान गैंग साउथ मुंबई की सबसे बड़ी गैंग हुआ करती थी, जो नागपाड़ा, भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों से ऑपरेट किया करती थी। इस गैंग को चलाने का काम करीम लाला किया करता था, जिसे उस समय काउंटरफीट करेंसी और सुपारी किलिंग का बेताज बादशाह माना जाता था। समस्या ये थी कि इन दोनों ही गैंग का टेरिटोरियल एरिया डोंगरी में आपस में कोलाइड कर जाता था और दोनों ही डोंगरी पर अपना क्लेम किया करते थे। जब तक इन एरिया पर हाजी मस्तान का राज रहा, तब तक करीम लाला और वर्दा राजन जैसे गैंगस्टर्स ने इन एरियाज को म्यूचुअल अग्रीमेंट के तहत डिवाइड किया हुआ था। लेकिन दाऊद के पिक्चर में आते ही इस अग्रीमेंट के टर्म्स बदल गए। नतीजा यह हुआ कि पावर टसल को लेकर डी कंपनी और पठान के बीच एक लोकल गैंग वॉर शुरू हो गई और इसके बाद एक के बाद एक गैंग मेंबर्स मारे जाने लगे। आलम कुछ यूं हो गया था कि मानो बंबई की सड़कें रात के अंधेरे में खून की होली खेल रही हो। और इसी बीच 12 फरवरी 1981 की रात पठान गैंग के फेमस हिस्ट्री शीटर मान्या सुरवे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दाऊद के भाई शब्बीर इब्राहिम की हत्या कर दी। शब्बीर की हत्या के बाद तो मानो दाऊद ने यह फैसला कर लिया था कि अब वो पठान गैंग के एक भी मेंबर को जीने नहीं देगा और इसके लिए उसने अपने बेस्ट शूटर्स को असेंबल किया और उसकी ये डेथ स्क्वाड पठान गैंग के एक एक मेंबर को ढूंढकर मारने लगी। इस काम में उसे मुंबई पुलिस के उन करप्ट ऑफिसर्स का भी साथ मिला जो सालों से इसके पेरोल पर काम कर रहे थे और मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर्स के साथ मिलकर दाऊद की यही मिलीभगत पठान गैंग के पतन का भी कारण बनी। शब्बीर की मौत के बाद एक एक करके पठान गैंग के मेंबर्स या तो गैंग वॉर में मारे जाने लगे या पुलिस उनका एनकाउंटर करने लगी और ऐसे ही देखते देखते साउथ मुंबई से पठान गैंग का सफाया हो गया और अब डोंगरी, धारावी, मलाड, कंजूर मार्ग, घाटकोपर और भांडूप के अलावा नागपाड़ा, भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे इलाके भी डी कंपनी के कंट्रोल में आ गए। इस न्यू टेरिटरी के मिलते ही मानो दाऊद लोकल से ग्लोबल हो गया और अब उसका नेटवर्क अक्रॉस कंट्री एक्ट करने लगा। दरअसल दोस्तों जब तक पठान गैंग मुंबई में ऑपरेट कर रही थी, तब तक डी कंपनी का बिजनेस गुजरात मुंबई कोस्टलाइन तक ही सीमित था, जहां वो अफ्रीका से सोना स्मगल करके इंडिया में लाया करते थे और दूसरी तरफ पठान गैंग का कंट्रोल पाकिस्तान से लगने वाली कोस्टलाइन पर था, जहां से वो पाकिस्तान से आने वाले इलीगल आर्म्स और अफगानिस्तान से आने वाले ओपियम, हेरोइन और दूसरे नार्कोटिक ड्रग्स को इंडिया में लाने का काम करते थे। पठान गैंग को वाइप आउट करने के बाद ये दोनों ही कोस्टलाइन सीधे सीधे डी कंपनी के कंट्रोल में आ गई और यहाँ से दाऊद इब्राहिम एक लोकल माफिया से ग्लोबल टेररिस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों कि दाऊद जब इन सारे कारनामों को अंजाम दे रहा था, तब कोई इसको रोकने या कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था। दरअसल दाऊद के राइज में मुंबई पुलिस ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब दाऊद मुंबई में इलीगल एक्टिविटीज कर रहा था तो इसकी खबर किसी को नहीं थी, लेकिन जब भी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता तो उसे इसकी खबर पहले ही मिल जाती और पुलिस वालों और दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने साइड रखने के लिए दाऊद उनकी पसंद नापसंद सबका ख्याल रखता था। यही वजह थी कि 1977 से 1985 के बीच जिस ड्यूरेशन में दाऊद डी कंपनी के डॉन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तब उसके अगेंस्ट कई केसेस रजिस्टर हुए, लेकिन वो हर बार इंडियन जुडिशियल सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहा। चैप्टर 2, हाउ डी कंपनीज डॉन बिकेम इंडियाज मोस्ट वांटेड। दोस्तों साल 1986 आते आते दाऊद की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो अब कहीं भी कभी भी किसी को भी एक फोन के जरिए डरा धमका सकता था। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या आम, क्या खास, खाकी पहनने वाले से लेकर खादी पहनने वाले तक हर इंसान का दिल दाऊद की दहशत का गुलाम था। पर वो कहते ना दोस्तों कि जरूरत से ज्यादा ताकत और कामयाबी कभी कभी इंसान को पागल बना देती है, और कुछ ऐसा ही दाऊद के साथ भी हुआ, क्योंकि अब उसकी एक्टिविटीज एंटी सोशल से एंटी नेशनल बनने लगी। आर्म्स एंड एम्युनिशन स्मगल करते करते डी कंपनी पाकिस्तान में बेस्ड टेरर ग्रुप्स के कांटेक्ट में आने लगी और अब वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने लगा। यही कारण था कि साल 1986 में दाऊद के खिलाफ एक नॉन बेलेबल अरेस्ट भी जारी हुआ, जिससे बचने के लिए उसे मुंबई से दुबई भागना पड़ा।
दाऊद के दुबई जाने के बाद इंडिया में डी कंपनी का कारोबार उसका राइट हैंड छोटा राजन संभालने लगा, लेकिन दाऊद के इंडिया से बाहर जाते ही डी कंपनी का बिजनेस और उसके ऑपरेशन में कमी आने लगी और साथ ही इसकी नई राइवल गैंग्स का इमर्जेंस मुंबई में होने लगा। ऊपर से 1991 में लागू होने वाले एलपीजी रिफॉर्म्स ने डी कंपनी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। और दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि एलपीजी पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के चलते इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी से एक मोर ओपन इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म होने लगा, जिसके चलते फॉरेन गुड्स इंपोर्ट ड्यूटी के साथ इजिली इंडिया आने लगे। अब क्योंकि डी कंपनी के लिए फॉरेन गुड्स की स्मगलिंग रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स था, इसीलिए ये न्यू चेंजेस दाऊद को कुछ खास रास नहीं आए, जिसके चलते वो अब रेवेन्यू के नए सोर्सेज तलाशने लगा। उसकी यही तलाश पाकिस्तान में स्थित स्वत वैली तक ले गई, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी आईएसआई से हुई। आईएसआई ने दाऊद का स्वागत खुली बाहों से किया और अब दाऊद आईएसआई और पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स एक नेक्सस में बदल गए और 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट इसी नए समीकरण का नतीजा थे। असल में मुंबई में हुए ब्लास्ट के लिए जितना जिम्मेदार याकूब मेनन और टाइगर मेनन जैसे आतंकी थे, इसके पीछे उतना ही बड़ा जिम्मेदार दाऊद इब्राहिम कास्कर भी था, क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर वो इस पूरे खूनी खेल को रच रहा था। दोस्तों इन सीरियल ब्लास्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी कि मुंबई का माफिया मुजाहिदीन बन गया है और बस फिर क्या था। देखते ही देखते दाऊद एनआईए और आरएनएडब्ल्यू और इंडिया में बैठे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉर्म की गई एटीएस जैसी एजेंसीज का प्राइम टारगेट बन गया। जांच एजेंसीज दाऊद पर अपना शिकंजा कसने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज सीज करने लगी और उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और डी कंपनी के वेयर हाउसेस पर छापे पड़ने लगे, जिसके चलते डी कंपनी की पकड़ मुंबई पर कमजोर होने लगी। दूसरी तरफ इंडिया इनडायरेक्ट चैनल से दुबई पर भी यह दबाव डालने लगा कि वो दाऊद को रिटर्न कर दे, जिसके चलते दाऊद को किसी नए सेफ हेवन की तलाश करनी पड़ी जो उसे पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया। हालांकि दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जाने से पहले दाऊद इंडिया आने पर विचार कर रहा था और इस बात का खुलासा साल 2015 में इंडिया के फेमस लॉयर और एक्स यूनियन मिनिस्टर राम जेठमलानी ने एक पब्लिक डिस्क्लोजर के जरिए किया था, जहां वो ये कहते नजर आए कि 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने उन्हें फोन करके ये बताया था कि वो सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि उसे इंडिया आने के बाद 3rd डिग्री नहीं दिया जाएगा। अपने बयान में राम जेठमलानी ने यह भी कहा कि उन्होंने दाऊद का ये प्रपोजल एनसीपी लीडर शरद पवार के सामने भी रखा था, लेकिन उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और मजबूरन दाऊद को पाकिस्तान जाना पड़ा। चैप्टर 3 एक्साइल लाइफ इन पाकिस्तान। दोस्तों साल 2003 के बाद से ही दाऊद इब्राहिम के वेयर अबाउट से रिलेटेड वेरियस मीडिया रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर ओपिनियन के हिसाब से आज ये ड्रग लॉर्ड कराची में रह रहा है और वहीं से अपनी एक्टिविटीज को रन कर रहा है। और दोस्तों इस बात का दावा खुद राजनाथ सिंह ने साल 2015 में अपनी एक पार्लियामेंट्री स्पीच में किया था। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीते कई सालों से पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को वापस सौंप दे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने दूसरी चीजों की ही तरह इस मुद्दे को भी ये कहकर टाला हुआ है कि इंडिया की किसी भी समस्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि बिना पाकिस्तान के कोऑपरेशन के दाऊद को इंडियन जुडिशियल सिस्टम के सामने ला पाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दाऊद को लाने के लिए फिलहाल तो डिप्लोमेटिक चैनल ही इकलौता रास्ता नजर आते हैं और कई बार ऐसा लगता भी है दोस्तों कि इसकी शुरुआत हो गई है। दरअसल फिलहाल पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहा है वो बेस्ट टाइम है जब इंडिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को उसके सामने रख सकता है। रिसेंटली जब एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद गए थे, तब उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि इंडिया से पाकिस्तान को अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन लोगों का साथ देना छोड़ना होगा जो इलीगल या टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एस जयशंकर की इन बातों को सीरियसली लेते हुए पाकिस्तान ऐसा कोई जेस्चर शो करता है या नहीं। बहरहाल आपको क्या लगता है, कौन से वो तरीके हैं जिससे इंडिया दाऊद को इंडियन जुडिशियल सिस्टम के सामने लाकर उसे उसके गुनाहों की सजा दे सकता है? कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।